हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा बना अपना भारत। जी हां दोस्तों, बालाकोट को लेकर सबसे बड़ी खबर, परमाणु बम की आखिर क्यों बात कर रहे ये नापाक सैन्य एक्सपर्ट। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान के लिए एक और शर्म का पल। जी हां दोस्तों, दुनिया में सबसे खराब है पाकिस्तान की ये चीज, बताएंगे भारत किस हाल में है। दोस्तों भारत की इस चीज में स्थिति कहां पर लाइक करती है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बीएसएफ जवान ने अनजाने में पार कर दिया बॉर्डर, पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ा। बताएंगे इस महीने में ये दूसरी नई और ताजी घटना दोस्तों। साथ ही आपको गुजरात चुनाव के रिजल्ट और हिमाचल को लेकर बड़ी खबरें बताने वाले दोस्तों, किसने क्या कहा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान योजना को लेकर बड़ी खबर, जहां पर ऐसे मिलने वाले 50 लाख की राशि इन चीजों के लिए। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत सीना 56 इंच का हो चुका है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर और टॉप टियर, भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक जैसे भारत के लगातार सैन्य अभियानों से पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आखिर पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए क्यों खतरा बना है भारत, परमाणु बम की बात क्यों कर रहे हैं नापाक सैन्य एक्सपर्ट। बता दें बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल असीम मुनीर सत्ता संभालने के बाद ही भारत को गीदड़ भभकी देने में जुट गया है। जनरल मुनीर ने कहा है कि अगर भारत जंग शुरू करता है तो हम करारा जवाब देंगे। जनरल मुनीर चाहे जो भी धमकी दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के ही विशेषज्ञ खुलकर मानने लगे हैं कि मोदी राज में भारत पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पाकिस्तानी सेना जुड़े रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट जैसी कार्रवाई ने भारत ने अब पाकिस्तान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कठिन विकल्प चुनने को मजबूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की आजादी पर आयोजित इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2022 चर्चा में पाकिस्तान के पूर्व जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रिटायर्ड जनरल जुबैर हयात ने अपने भाषण में कहा है कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है और विभिन्न मोर्चों पर हमारे लिए चुनौती पेश करता है। इस वजह से भारत का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जुबैर हयात ने कहा है कि भारत के नेता भी 1947 के बंटवारे को ऐतिहासिक गलती मानते हैं। जुबैर ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और साल 2019 में ऑपरेशन बालाकोट का भी जिक्र किया है। जनरल जुबैर ने कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर पहली बार हमला किया गया है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल के दुर्घटनावश पाकिस्तान में गिरने का भी उल्लेख किया। बांग्लादेश के जन्म पर जनरल जुबैर की हताशा साफ झलकी है। उन्होंने रिटायर्ड जनरल बाजवा के उस बयान से अपनी सहमति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में हुई हार सेना के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक नेताओं की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि जनरल बाजवा के बयान को खुद उन्हीं के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी खारिज कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में विशेषज्ञ डॉक्टर आदिल सुल्तान ने कहा है कि विदेशी माहौल ऐसा है कि पाकिस्तान को आर्थिक संकट के बाद भी परमाणु और परंपरागत हथियारों पर अपना फोकस बरकरार रखना होगा। जी हां दोस्तों, यानी कि सुल्तान ने यह भी कहा है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी सैटेलाइट वेपन, हाइपरसोनिक मिसाइल, एक साथ कई परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइल, पनडुब्बी से दागे जाने वाली मिसाइल जैसी नई तकनीकों को शामिल कर रहा है और ये पाकिस्तान की प्रतिरोधक क्षमता की परेशानी को बढ़ा देगा। तो वहीं पाकिस्तानी लेखक जावेद जब्बार ने सलाह दी है कि पाकिस्तान को अपनी जनसंख्या की बढ़त को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ऐसे में दोस्तों खुद पाकिस्तानी विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के हर एक मंसूबों को नाकाम करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास अब वो पावर है जो बड़े से बड़े विश्व को टक्कर दे सकता है। यानी कि पाकिस्तान अब भारत के सामने कुछ भी नहीं रहा दोस्तों। ऐसा खुद भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के विशेषज्ञ ये मान रहे हैं, और पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई नजर आती है दोस्तों, भले ही ऊपर से कुछ भी कहे ये। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आपकी क्या राय होगी, एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। क्या लगता है आपको, भारत आखिर अब कितना मजबूत हो चुका है? 0 से 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे अपने भारत को दोस्तों, जिसमें 10 सबसे बेहतर है? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलेगा। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के लिए एक और शर्म का पल, दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट आखिर क्या है भारत का हाल। बता दे पाकिस्तान के पासपोर्ट को दुनिया में 94 रैंकिंग मिली है दोस्तों, ये नई खबर है। पाकिस्तान के बाद इराक 95 नंबर पर है, सीरिया 96 नंबर पर और अफगानिस्तान 97 नंबर पर है। देश के पासपोर्ट की रैंकिंग संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भी नीचे है दोस्तों। यहाँ तक कि यमन, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। और टॉन पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की तरफ से जारी
लिस्ट से ये साफ है कि पाकिस्तान की स्थिति लीबिया से भी बदतर है। तो वहीं भारत को इस बार 87वें रैंक मिली है। पाकिस्तान के नागरिक लगातार सरकार पर पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। इस ताजा रैंकिंग से शहबाज सरकार को झटका लगा है। जी हां दोस्तों, भारत को पासपोर्ट रैंकिंग में 87वां स्थान मिला है। पासपोर्ट रैंकिंग में यमन 93, बांग्लादेश 92, उत्तर कोरिया, लीबिया और फिलिस्तीन 91 नंबर पर और ईरान 90वें नंबर पर है। यानी इन देशों के पासपोर्ट भी पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। यानी कि हालांकि यूएई का पासपोर्ट दुनिया में सबसे ताकतवर घोषित किया गया है दोस्तों। अब उसके नागरिक बिना वीजा के 180 देशों में सफर कर सकते हैं। जी हाँ, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के नागरिकों को 173 देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में दोस्तों भारत को लेकर भी ये बड़ी खबर थी और पाकिस्तान की बदतर हालत हमने आपको बता ही दिया है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद में साबित किया बड़ी ही बहुमत। इजराइल में फिर बनेगी भारत की करीबी की सरकार, यानी मोदी जी के सबसे बेहतर और बेस्ट फ्रेंड की सरकार। जी हाँ दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त रहे पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल का प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी लिकुड पार्टी ने संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। दोस्तों, इजराइल में पिछले महीने हुए चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और अब लिकुड पार्टी ने देश में नई सरकार बनाने के लिए अति रूढ़िवादी शाह पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो देश की अति राष्ट्रवादी पार्टी मानी जाती है। इजराइल की राजनीति पिछले 2 से 3 सालों से काफी उथल पुथल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सरकार बनने के बाद देश में एक स्थिर सरकार का गठन होगा। जी हाँ दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिण पंथी गठबंधन ने 1 नवंबर को खत्म हुए लोकसभा चुनाव में आराम से जीत हासिल की थी और 4 सालों के बाद इजराइल में एक स्थिर सरकार के निर्माण का रास्ता साफ किया था। इजराइल में पिछले 4 सालों में 5वीं बार लोकसभा चुनाव हुए थे। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अति रूढ़िवादी शाह पार्टी के साथ सरकार चलाना आसान नहीं होगा। खासकर अरब देशों के साथ संबंधों को बढ़ाने के खिलाफ रहने वाली शाह पार्टी के साथ साझेदारी करके नेतन्याहू विदेश नीति के मोर्चे पर कुछ पीछे जरूर रह सकते हैं। बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर बीएसएफ जवान ने अनजाने में पार कर दिया अपना बॉर्डर, पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरी बड़ी घटना हम आपको बता रहे हैं। बता दें, पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक बार फिर भारतीय सेना के एक जवान को पकड़ लिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जवान पंजाब सेक्टर में पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी दौरान गलती से बुधवार को वो भारत पाकिस्तान सीमा को पार कर गया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने अभी तक भारतीय सेना के जवान को वापस नहीं सौंपा है। हालांकि उन्हें इसका इंतजार है। गश्ती के दौरान पाकिस्तान बॉर्डर में प्रवेश करने की यह महीने में दिसंबर में दूसरी घटना है। दोस्तों, इससे पहले 1 दिसंबर को भी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त के दौरान एक जवान पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो गया था। उसी दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने फ्लैग मीटिंग के बाद जवान को वापस बीएसएफ को सौंप दिया था। यह जवान अबोहर सेक्टर स्थित बल के एक चौकी के नजदीक जीरो लाइन पर गश्त लगा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारी भारत सरकार को क्या योजना और क्या टेक्निकलिटी इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, ताकि आगे से ऐसा ना हो सके। आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा अपनी सरकार को। बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर महाकाली नदी के रास्ते में अब नहीं होगा कोई भी बदलाव। भारत नेपाल के बीच बैठक में बनी ये सहमति। जी हाँ दोस्तों, नेपाल और भारत बुधवार को महाकाली नदी को उसके मूल प्रवाह में बहने देने पर सहमत हुए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि यह फैसला भारत के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में नेपाल भारत सीमा पर बैठक के दौरान लिया गया है दोस्तों, जहां दोनों पक्ष अस्थायी तटबंध को हटाने और नदी को प्राकृतिक मार्ग पर बहने देने पर सहमत हुए। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भारत द्वारा महाकाली नदी के प्रवाह को मोड़ने के लिए अस्थायी तटबंध बनाने के बाद क्षेत्र में तनाव था। धारचूला दुर्ग के मुख्य जिलाधिकारी राज्य उपाध्याय ने कहा है कि दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बीच बुधवार को हुई बैठक के दौरान भारतीय पक्ष ने नेपाल द्वारा किए गए अनुरोध के मुताबिक 10 दिनों के भीतर अस्थायी यानी टेम्परेरी तटबंध का मलबा हटाने पर सहमति व्यक्त की। काली नदी उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारत और नेपाल के बीच बहती है। भारत द्वारा इस नदी पर बनाई जा रही सुरक्षा दीवार ने नेपाल में आशंका पैदा कर दी थी। इससे नदी का जल प्रवाह नेपाल की ओर मुड़ सकता है, जिससे बाढ़ आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तानी फौजी का काटा सिर, चिट्ठी जारी करके कहा कोई भी अगर जनाजे में शामिल हुआ तो उसका भी यही हश्र होगा। जी हाँ दोस्तों, और इतना ही नहीं, आपको बता दें पाकिस्तान से निकले तालिबान ने कर दी अब तक 17 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या, यानी उनका सिर कलम कर दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, तालिबान ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए एक पाकिस्तान के जवान की हत्या कर दी। तालिबान यही नहीं रुका, उसने पाकिस्तानी सैनिक का सर कलम करके पेड़ पर लटका दिया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई मरने वाले
के जनाजे में शामिल हुआ तो उसके साथ ही यही हश्र होगा। मारे गए पाकिस्तानी फौजी का नाम रहमान जमान है दोस्तों। हालांकि तालिबान की इस क्रूरता पर पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ रहा है दोस्तों। अफगानिस्तान के एक पत्रकार ने सुहैब जुबैरी ने सोशल मीडिया पर तालिबान के क्रूरता की जानकारी दी है। सुहैब के मुताबिक सिर काटने की घटना बन्नू जिले के जानी खेल इलाके में हुई। जी हां दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धार देने की कर रहे हैं कोशिश। बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तेल संपन्न खाड़ी देशों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए परसों बुधवार को सऊदी अरब पहुंच गए। अब अरब देश चीन की ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है दोस्तों। बीजिंग कोविड-19 संबंधी सख्त पाबंदियों के कारण सुस्त पड़ी अपनी अर्थव्यवस्था में फिर से तेजी लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। वो 3 दिन के लिए सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं। जिनपिंग के आगमन पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बुधवार को सऊदी और चीनी ध्वज फहराए गए हैं। चीनी राष्ट्रपति ने हवाई अड्डे पर अपने सरकारी विमान से उतरकर सऊदी अधिकारियों से हाथ मिलाया है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है दोस्तों जब यूक्रेन पर रशिया का हमला और मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी देशों के कड़े रुख के कारण अरब देश चीन से संबंध मजबूत करना चाहते हैं। उनकी ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के चीन अरब देश शिखर सम्मेलन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में शिरकत करने की संभावना है, जिसमें सऊदी अरब के अलावा बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर आखिर पुतिन कब करेंगे यूक्रेन पर परमाणु हमला। मीटिंग में सबके सामने बताया, अमेरिका ने कह दी अब ये बड़ी बात। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि परमाणु युद्ध को लेकर टेंशन बढ़ रही है, लेकिन हम पागल नहीं हैं। रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। यूक्रेन पर हमले के 9 महीने बाद पुतिन ने चेतावनी दी है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। फरवरी से लेकर अब तक रशिया युद्ध में कई सैन्य लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाया है, जिसके बाद ये आशंकाएं लगाई जाने लगी हैं कि रशिया जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने बुधवार को ह्यूमन राइट्स काउंसिल की एक बैठक में कहा है कि हम पागल नहीं हैं, हम जानते हैं कि परमाणु हथियार क्या होते हैं। हम दुनिया भर में दौड़ते समय उन्हें उस तरह की तरह लहराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ते तनाव को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तरह का खतरा बढ़ रहा है। यहाँ इसे रहस्य आखिर क्यों माना जाए, क्यों बनाया जाए। पुतिन ने कहा कि रशिया परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन के हमले के बाद ही करेगा। पुतिन ने कहा, जब हम पर हमला होगा तो हम भी पलटवार करेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी परिस्थिति में इसका इस्तेमाल करने वाले पहले नहीं हैं, तो हम उन्हें इस्तेमाल करने वालों में दूसरे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ परमाणु हमले की स्थिति में उनका इस्तेमाल करने की संभावनाएं बहुत लिमिटेड है। जी हाँ, सीमित है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां रशिया को घर में घुसकर मार रहा है यूक्रेन का ये नया ड्रोन, परमाणु बम गिराने वाले विमानों पर हो रहा है हमला। जी हाँ दोस्तों, सोमवार की सुबह यूक्रेन से निकले एक रहस्यमय हथियार ने रशिया के अंदर एक ठिकाने को निशाना बनाया और टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। दोस्तों यह हथियार लैंडिंग जेट विमान की तरह लग रहा था और उस विमान की गगन भेदी गर्जना ने वोल्गा नदी क्षेत्र के लोगों को दहला कर रख दिया है। दोस्तों समतल मैदान में गिरे इस विमान ने अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सर्विलांस कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं उसके मुताबिक ये हथियार बिजली की चमक रही थी और गड़गड़ाहट के साथ विस्फोट हुआ, जिसने एंगल्स को हिलाकर रख दिया। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां कंगाल पाकिस्तान के पास सब्जियां खरीदने तक के पैसे नहीं। जी हां, बंदरगाह पर सड़ रहा है टनों प्याज। बता दें, पाकिस्तान की सरकार इस समय मुश्किल में है। वो ये तय नहीं कर पा रही है कि देश में जारी खाद्यान्न आपूर्ति संकट का समाधान करे या फिर विदेशी मुद्रा भंडार बचाए। कराची बंदरगाह पर इस समय सैकड़ों ऐसे कंटेनर्स यूं ही पड़े हुए हैं जिन पर सब्जियां लदी हुई हैं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ से बताया गया है कि प्याज के 250 कंटेनर्स जिनकी कीमत $107 लाख है, $8,16,480 की कीमत वाली अदरक का कंटेनर और $2.5 लाख वाले लहसुन के कंटेनर बंदरगाह पर ऐसे ही पड़े हुए हैं। व्यापारी परेशान है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि आखिर क्या किया जाए। अखबार की माने तो 0.6 मिलियन टन सोयाबीन भी ऐसे ही अटका है क्योंकि सरकार की तरफ से साख पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी सीमित साख पत्र की वजह से इन कंटेनर्स को ऐसे ही पड़े रहने दिया जा रहा है। प्याज के कंटेनर्स कराची बंदरगाह के कई टर्मिनल्स पर पड़े हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि पाकिस्तान आतंकवादियों को फंडिंग करने में कितना आगे रहता है और सब्जियां जो अपने देश के नागरिकों यानी पाकिस्तानियों को दे उसके लिए उसके पास पैसा ही नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान की सरकार अपने ही देश को गर्त में ले जाने वाली नीति पर काम कर रही है? बताइएगा जरूर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां खत्म होने वाला है नवाज शरीफ का वनवास, अगले महीने लौटेंगे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ अगले महीने लंदन
से अपने वतन पाकिस्तान लौटेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ लंदन में 3.5 साल से रह रहे हैं। नवाज शरीफ नवंबर 2019 में लंदन के लिए रवाना हुए थे। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें विदेश में इलाज कराने के लिए 4 हफ्ते की अनुमति दी थी, लेकिन वो इसके बाद कभी लौटकर पाकिस्तान नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका का बड़ा दावा, ड्रोन व मिसाइल आपूर्ति के लिए ईरान की मदद ले सकता है रशिया। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों की आपूर्ति बनाए रखने में संघर्ष कर रहा मॉस्को अब रूसी सेना को ड्रोन, विमानों और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक बार फिर ईरान का रुख कर सकता है। दोस्तों, घटनाक्रम से वाकिफ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित है कि रशिया आने वाले दिनों में ईरान से उन्नत पारंपरिक हथियार हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका विशेष रूप से चिंतित है कि रशिया की सेना ईरान से सतह पर सतह मार करने वाली मिसाइलें खरीद सकता है। और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने कहा कि ईरान ने सुरक्षा परिषद के वर्ष 2015 के प्रस्ताव का उल्लंघन करते हुए रशिया को सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन विमान बेचने की योजना बनाई है। बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर दलित एनजीओ को यूएन परिषद की बड़ी मान्यता, भारत समेत कई देशों ने जताई थी। इस पर आपत्ति बता दें, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद बोले तो इकोसोक, एक दलित मानवाधिकार संगठन समेत 9 एनजीओ को मान्यता दे दी है। भारत, चीन और रशिया समेत कई देशों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके बावजूद भी ये कदम आगे बढ़ाया गया है। दोस्तों, इन 9 गैर सरकारी संगठनों को विशेष परामर्शदाता का दर्जा दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएन के 6 प्रमुख संगठनों में से एक है। ये परिषद आर्थिक व सामाजिक मामलों को देखती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर पंजाब मूल की रचना सिंह ने विदेश में रचा बड़ा इतिहास, कनाडा में बनी पहली दक्षिण एशियाई मंत्री। जी हाँ, कनाडा में भारत के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, खास करके पंजाबी समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, आप जानते होंगे। इनमें से कई लोग दोस्तों वहाँ राजनीति में भी सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक किसी के पास बड़ा मंत्रालय नहीं आया था। पर पंजाब मूल की रचना सिंह ने यह खास उपलब्धि हासिल कर ली है। रचना सिंह ने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में पहली दक्षिण एशियाई मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रचा है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्हें शिक्षा और शिशु कल्याण मंत्री बनाया गया है। वो मो सिहोटा के बाद पोर्टफोलियो संभालने वाली दूसरी पंजाबी है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला है। जी हाँ दोस्तों, रचना सिंह का कहना है कि मुझे उस सरकार का हिस्सा होने पर गर्व है जो लोगों की सुनती है और उसकी देखभाल करती है। हम सभी के लिए मुफ्त और सुलभ शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बात करेगा और बड़ी खबर की दोस्तों, जहां पर ब्रिटेन के शाही परिवार में भाइयों के बीच बड़ा झगड़ा, प्रिंस विलियम ने की छोटे भाई हैरी से लड़ने की तैयारी, मचा बड़ा बवाल। बता दें, साल 2020 में जब प्रिंस हैरी और उसकी पत्नी मेगन मार्कल ने शाही ड्यूटीज छोड़ने का फैसला किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। हैरी और मेगन को ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स का टाइटल मिला था। जब से दोनों ब्रिटेन की शाही फैमिली से अलग हुए हैं, तब से दोनों लगातार अपने परिवार से जुड़ी शिकायतों को सार्वजनिक तौर पर सबके सामने ला रहे हैं। हैरी और मेगन की निजी जिंदगी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। जो ट्रेलर इस डॉक्यूमेंट्री का आया है उसमें साफ नजर आ रहा है कि हैरी और मेगन एक बार फिर शाही परिवार को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां पर ईगल अधिनियम को लेकर बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड कोटा करेगा खत्म अमेरिका, भारतीय अमेरिका को होगा बम्पर फायदा। बता दें, व्हाइट हाउस ने उस कानून को पारित करने के लिए संसद का समर्थन किया है जो ग्रीन कार्ड पर प्रति देश कोटा को खत्म करने का प्रयास करता है। इस कानून का उद्देश्य है कि अमेरिकी नियोक्ता योग्यता के आधार पर लोगों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित कर सके, न कि उनके जन्म स्थान के आधार पर। इस विधेयक के पारित होने पर हजारों अप्रवासियों को लाभ होगा, खासकर भारतीय अमेरिकी लोगों को। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट में ही बनकर रह गया। जी हाँ दोस्तों, 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा। जहां बीजेपी राज्य की 182 में से 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर ही आगे दिखाई दे रही थी दोस्तों। और इससे पहले 1990 में कांग्रेस का सबसे बुरा प्रदर्शन देखने को मिला गया था। तब पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इसके बाद कांग्रेस की सीटें कुछ हद तक बढ़ गई थी। 2002 में कांग्रेस को 50 जबकि 2007 में 59 सीटें मिली थी। 2017 में पार्टी ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को बड़ा और तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। अब सभी को बता दें कि आदिवासी बेल्ट भी ले उड़ी बीजेपी 2002 के बाद पहला ये कारनामा है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो वोट कटवा पार्टी ही रही है दोस्तों, और बीजेपी को उसका पूरा समर्थन और बीजेपी को उसका पूरा लाभ
मिलता नजर आया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के लगभग सभी इलाकों में भाजपा कमाल कर रही है दोस्तों, और ये इलाके कांग्रेस और भारतीय ट्राइबल पार्टी के गढ़ रहे हैं। खासकर पूर्वी गुजरात के आदिवासी इलाकों में सामने आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। और साथ ही आपको बताते हैं, जहां पर गुजरातियों का प्रधानमंत्री मोदी जी में है अटूट विश्वास, ऐसा हम नहीं दोस्तों बीजेपी को रिकॉर्ड बनाता देख राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया था। आपको बता दें, भाजपा को गुजरात में बड़ी जीत मिलते देख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि गुजरात में सत्ता समर्थन में लहर है। राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुजरात में सरकार समर्थक लहर है। हम गुजरात में एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अटूट विश्वास रहा है। ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी को आप लोग कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा पूरे गुजरात जीतने के लिए दोस्तों। साथ ही साथ अगर बड़ी खबर आपको बताते, जहां गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की फजीहत होती नजर आई है। नोटा से भी कम वोट मिले हैं असदुद्दीन ओवैसी को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी घनघोर बेइज्जती होती नजर आ रही है दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन नोटा से भी कम वोट मिले। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां किसानों के बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक का ये बैंक रखेगा ध्यान। ऐसे मिलेंगे 50 लाख रुपए। दरअसल अपनी बेटी की शादी, अपने घरों के निर्माण और या अपने बच्चे की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता की तलाश कर रहे किसान अब PNB किसान गोल्ड योजना से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। PNB ने कृषि और संबंध क्षेत्रों में अपने उत्पादन और निवेश को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए किसान स्वर्ण योजना शुरू कर दिया है। सरकार ने इस योजना को ग्रामीण आवास से संबंधित गतिविधियों, उपभोग की जरूरतों के साथ साथ शादी, शिक्षा और धार्मिक या पारिवारिक कार्यों के लिए किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं में मदद करने के लिए भी शुरू किया गया दोस्तों। बाकी सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दिया है। लोन की लिमिट क्या है दोस्तों, न्यूनतम कितना अमाउंट ले सकते हैं, ये सारी जानकारी दे दी है दोस्तों। आप देख ही पा रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको वहीं के वहीं हाथों हाथ जवाब दे दिया जाएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।